आप सभी का स्वागत है चैनल पे। तो जैसे सबको पता है कि बीएससी थर्ड ईयर का पेपर ऑनलाइन होने वाला है और एमसीक्यू होने वाला है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में देखते हैं कि किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं। जनरली देखा जाए तो ये शॉर्ट नोट टाइप का ही है और इसी में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो एक लेक्चर में तो जहाँ तक नहीं हो पाएगा, मे बी सेकेंड लेक्चर भी इसका हो। तो चलिए देखते हैं। देखो, एकदम शुरुआत से अगर शुरू करें तो जब सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करते हैं या एसएसपी कह लें, तो सबसे पहले होता है कि सॉलिड कितने टाइप के हो जाएंगे। तो एक हो जाएगा क्रिस्टलाइन। तो एक बेसिक क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि बना देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर एग्जांपल दे देगा ए, बी, सी, डी, कोई भी एक होगा उसको टिक मारना होगा। तो बेटर क्या है कि हम लोग एक पेज पे क्रिस्टलाइन सॉल्ट की एग्जांपल लिख लें और एक पे नॉन क्रिस्टलाइन, क्योंकि देखो उस टाइम सर्च करते टाइम पे बेशक हम लोग सर्च कर लेंगे और वैसे भी टाइम हमारे पास 2 मिनट का। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि पर क्वेश्चन पे 2 मिनट फिक्स ही होंगे कि आप पे है कि आप इसको कितना दें। 2 मिनट के हिसाब से क्वेश्चन होंगे। तो क्या करना है कि एक पेज लेना है, उस पर डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख देने क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स के कौन कौन से होंगे, जैसे क्वार्ट्स हो जाएगा, मतलब नेट से सर्च कर लेना डायरेक्ट। मैं एक आध यहाँ पे बता दे रही हूँ। कैल्साइट हो जाएगा, शुगर और बहुत सारे एक्सेट्रा, और जितने भी हमारे नेचुरल स्टोन्स होते हैं वो सब भी। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और दूसरा, नॉन क्रिस्टलाइन तो जनरली पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उसको हमको स्टडी ही नहीं करना होता, पर लेकिन उसके भी एग्जाम्पल ध्यान कर लेना, जैसे प्लास्टिक हो गया, अगर हमारे नॉन क्रिस्टलाइन की बात करें। तो ये सब बेटर कि एक पेज से पहले लिख लो। उस टाइम सर्च क्या करना, जब पता ही है कि लगभग लगभग कौन से क्वेश्चन हैं, उस टाइम वही सर्च करो जो नहीं आ रहे हो या जो मतलब थोड़े टफ टाइप के हो। तो एक तो ऐसे बना सकता है, एकदम सिंपल अगर उसको बनाना होगा। आगे बात ये हो सकती है कि वो रिलेशनशिप एनर्जी का पूछ लेगा। तो देखो, एनर्जी हमेशा उसी की ज्यादा होती है जो अनस्टेबल ज्यादा होगा। मतलब कोई भी हमारा मॉलिक्यूल जितना अनस्टेबल उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा, क्योंकि यही तो एनर्जी लेवल्स में होता है कि अगर ये मेरी ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, तो फिर क्यों हमारा एटम ग्राउंड स्टेट पे रहना पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम होती है, और कम एनर्जी मतलब स्टेबल, और कोई भी चीज स्टेबल होना चाहता है। तो सेम यही पे भी फंडा है कि एनर्जी ज्यादा मतलब अनस्टेबल। तो अगर कहेगा कि रिलेशन कैसा है, तो हमको पता है अमॉर्फस या इसी को कह लें नॉन क्रिस्टलाइन, इसकी ज्यादा होती है क्रिस्टलाइन से, क्योंकि जाहिर सी बात है क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जो स्टेबल हो, क्योंकि इसको बहुत सारी हीट प्रोवाइड की गई है, स्लोली धीरे धीरे हीट प्रोवाइड करके उसको पक्का किया गया है। तो क्रिस्टलाइन ज्यादा स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, और अमॉर्फस अनस्टेबल होता है, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब अगर आगे चलते हैं इसके, तो देखो जनरली अब हमारे बात आती है यूनिट पे। यूनिट में दो कैटेगरी है, प्रिमिटिव प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। बस इतना रखना, प्रिमिटिव का मतलब कि इसमें एक ही एटम होगा। ठीक है, ये ऐसे कह देते हैं, एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली, क्या तो एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली, प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली, मतलब जो हमारे एटम्स होंगे सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। एग्जाम्पल के लिए इसको दे लो, एकदम सिंपल क्यूबिक, यहाँ पे एटम हो, यहाँ एटम हो, यहाँ पे एटम हो, यहाँ पे एटम हो, यहाँ पे एटम हो, यहाँ पे एटम, यहाँ पे वही। या एक चीज और इसमें कह सकते हैं कि उसमें एक ही एटम हो पूरा हो, मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम वन हो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इज वन। देखो ये सेकंड वाली डेफिनेशन मैंने इसलिए दी है क्योंकि ये वाला ना हमारा फेल कर जाएगा, एक एक्सेप्शनल होता है विग्नर सीड सेल का। तो पर लेकिन ये सेकंड वाली को वो होल्ड कर लेता है, तो इसलिए इसका एग्जांपल के लिए हम लोग कहेंगे विग्नर सीड सेल।
अभी थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं थोड़ी देर में। अब देखो नॉन प्रिमिटिव में कहेंगे तो इसमें हो जाएगा मेरा एटम्स एट कॉर्नर एज वेल एज अदर पोजिशंस। ठीक है, मतलब कॉर्नर पे भी होगा साथ साथ, तो कहीं और भी हो सकता है, मतलब मान लीजिए फेस पे हो सकते हैं। ठीक है, इधर इधर फेस पे नहीं तो बॉडी पे भी हो सकता है एकदम सेंटर में। तो ये सारे नॉन प्रिमिटिव में आ जाएंगे। ठीक, तो ये इतना हो गया। अब विग्नर सीड सेल की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखो जो विग्नर, इसके बारे में पढ़ लेना आराम से जाके घर पे, क्योंकि अब ये नहीं है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस पे डिस्कस करना है शॉर्ट नोट्स पे। तो विग्नर सीड सेल की बात करें तो ये हमारा ना रियल स्पेस में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन रियल स्पेस, या कहते हैं और डायरेक्ट स्पेस। तो हल्का सा अगर आइडिया देते हैं तो इसको कैसे बनाया जाता है। जैसे हमारा लैटिस पॉइंट है, तो हमको कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ना है और वहां से मतलब हर डायरेक्शन में ऐसे हल्का हल्का जाना है। जैसे कंप्यूटर में ये दिक्कत होता है कि बन नहीं पाता ड्राइंग से। ठीक है, ऐसे मतलब सबको इसके नेबर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब नॉट इलेक्ट्रॉन्स, लैटिस पॉइंट है, उन पे कनेक्ट कर दो और सबका परपेंडिकुलर ले लो। मतलब इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर, इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का। जैसे परपेंडिकुलर ना कह के बाइसेक्टर बोलकर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मिड से भी कट करता है। तो ये जो एरिया मिलेगा मेरे को, ये जो पूरी प्लेट होगी, मतलब अगर 2D है तो फिर प्लेट ही होगी, अगर 3D है तो कोई वॉल्यूम होगा। तो इसी को कहते हैं विग्नर सीड सेल। अब इसमें बात ये कि देखो इसमें कोई भी आइटम कॉर्नर्स पे नहीं है, ना यहाँ पे कोई आइटम है, यहाँ पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी, क्योंकि देखो आइटम वहीं पे जाएंगे जहाँ पे लैटिस पॉइंट होगा। तो ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, तो कुल मिला के इसमें जो एटम है वो एकदम ये बीचों बीच में है, क्योंकि यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट है। अगर एक लैटिस पॉइंट है तो एक एटम है, मतलब इसमें सिर्फ एक एटम का कंट्रीब्यूशन है। और हमने डेफिनेशन देखी थी कि प्रिमिटिव सेल में एक एटम का कंसेंट्रेशन होता है, इसलिए विग्नर सीड सेल हमारा प्रिमिटिव होता है। अब इसमें एक नोट पॉइंट है जो बहुत अच्छा है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे डायरेक्ट बन सकता है कि जो ब्रिलियंट जोन है, ये ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन, व्हाट इज विग्नर सीड सेल इन द रेसिप्रोकल लैटिस। मतलब आपसे पूछेगा कि जैसे विग्नर सीड सेल के बारे में मैंने बताया कि इसमें किस करते हैं, रियल स्पेस में या डायरेक्ट स्पेस में। बट अगर हम लोग कहें कि इसको रेसिप्रोकल में देखें तो ये हमको क्या देगा, है ना। देखो रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, वैसे आगे तो टॉपिक आएगा ही, और जिसको पता तो अच्छा ही। रेसिप्रोकल लैटिस में क्या होता है कि हम लोग के स्पेस की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट स्पेस की बात करते हैं तो हम लोग पोजिशन स्पेस की बात करते हैं, और यहाँ पे हम के स्पेस की बात करते हैं। जनरली क्वांटम मैकेनिक्स में भी देखेंगे तो उसमें भी के स्पेस होता है और पी स्पेस होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर हल्का सा अगर क्वांटम में हम लोग देखते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन में, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग ये देखते हैं कि जो मेरा मोमेंटम का ऑपरेटर होता है वो होता है आई एच कट बाई आई डेल बाई डेल एक्स। ठीक, देख लेना डेल टू होता है कि नहीं, तो ध्यान दिए तो पर, लेकिन ये हमारा पोजीशन स्पेस में होता है, और पोजीशन स्पेस में एक्स हमारा एक्स ही ऑपरेटर रहता है। बट जैसे ही हम लोग मोमेंटम स्पेस में जाते हैं, मोमेंटम स्पेस में ये दोनों चीज़ें इंटर हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब हमारा पी जो है वो सिर्फ पी से हो जाएगा ऑपरेटर, और अब जो एक्स वाला हमारा है ये हो जाएगा हमारा एच कट आई बाई डेल पी। ठीक, इस टाइप से कन्वर्जन हो जाता है मोमेंटम और पोजिशन स्पेस में। हाँ, तो क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज विग्नर सीड सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस। देखो इसका आंसर है ब्रिलियंट जोन। बहुत नाम सुना होगा ब्रिलियंट जोन का, तो ये है हमारा ब्रिलियंट जोन। तो ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे देगा 4 5 बताना होगा ब्रिलियंट जोन, व्हाट इज द विग्नर सीड सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस।
अब ये कुछ क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी से आएगा ही आएगा, उनको देना ही पड़ेगा क्योंकि इतना फेमस टॉपिक ही है ये। बात करते हैं ब्रेविस लैटिस की। एक क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि 2D में कितने टाइप के लैटिस होते हैं, 3D में कितने टाइप के लैटिस होते हैं। फिर पूछेगा कि चलो जितने टाइप के होते हैं तो उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितना है। सेम वही 3D में पूछेगा, चलो इतने क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो कितने स्पेस लैटिस है। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं इसको, कलर चेंज, कि इन 2D there are 5 types of lattice। ये पहले क्रिस्टल लिखते हैं। There are 4 types of crystals। देखो क्रिस्टल 4 टाइप के हैं, पर जो लैटिस है वो 5 टाइप की है। एंड 5 टाइप्स ऑफ लैटिस। ठीक है, इसको लिख के हाईलाइट कर लेना। चार टाइप की क्रिस्टल है और इसमें 5 टाइप के लैटिस है। वो कैसे है उसको एक एक बारी बारी देखेंगे। अब यही अगर मैं बात करूँ इन 3D, देखो जनरली 3D वाला सबको पता रहता है, 2D ही नहीं पता रहता है। तो इन 3D देयर आर 7 क्रिस्टल लैटिस हैं और 14 स्पेस लैटिस हैं। स्पेस लैटिस मतलब यही टाइप्स ऑफ लैटिस, सेम यही पॉइंट है और यही वाला पॉइंट है, तो इसको भी हाईलाइट कर लेना। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे 4 क्रिस्टल हैं 5 टाइप के कैसे बनते हैं। पहले बात करते हैं 2D में। तो अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलूं, यहाँ पे लैटिस बोलते हैं और उनकी कंडीशंस देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं। देखो पहला है हमारा स्क्वायर। नॉर्मल 2D में स्क्वायर बन सकता है इस टाइप में, है ना, एक पॉइंट ऐसे ऐसे लैटिस होंगे हमारे पॉइंट्स, कैसे बना दो। तो ये पहला है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में स्क्वायर ही बनेगा, मतलब कि एकदम सिंपल वाला बनेगा। आप इसको प्रिमिटिव कह देते हैं स्क्वायर की जगह पे, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव का मतलब है कि इस टाइप में ऐसे है और हर कॉर्नर्स पे एटम है। ठीक है, सेंटर पे कोई एटम नहीं है, क्योंकि प्रिमिटिव की डेफिनेशन में क्या देखी थी, कॉर्नर्स पे एटम होते हैं। उसकी कंडीशन क्या है, a इक्वल टू बी एंड थीटा इक्वल टू 90। थीटा या गामा भी मिल सकता है, गामा इक्वल टू 90। ठीक है, दोनों में से कोई भी एंगल दे देगा आप, थीटा एंड गामा, तो थीटा। अब नंबर 2 देखते हैं, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर, अब देखो रेक्टेंगुलर में 2 आ जाते हैं, एक आएगा प्रिमिटिव, एक आएगा नॉन प्रिमिटिव। ठीक, गिनते चलना। देखो ये 2 हुए हैं, 4 होने चाहिए थे, फिर अब ये 3 हुए हैं, अभी 2 और आएंगे लैटिस। तो एक प्रिमिटिव हो जाएगा, एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब ऐसे स्क्वायर होगा, और सॉरी रेक्टेंगल होगा, हर कॉर्नर पे एक आइटम होगा। ठीक है, अब नॉन प्रिमिटिव हो गया तो इधर इधर हो गए, एक ऐसे बीच में डाल दो, है ना, तो ये हमारा नॉन प्रिमिटिव हो गया। अब इसमें ये कंडीशन तो सेम ही रहेगी, ए नॉट इक्वल टू बी होगा, क्योंकि भाई है तो रेक्टेंगुलर है, और थीटा हमारा या गामा 190 डिग्री होगा, है रेक्टेंगुलर ही, भले एक प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव है, उसकी कंडीशन पर कोई असर नहीं होगा। देखो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में सिर्फ प्रिमिटिव आएगा, जिसका नॉर्मल, और इसमें हमारा a इक्वल टू बी होता है, बस जो थीटा होता है वो 120 डिग्री होता है। फोर्थ ऑब्लिक या फिर मोनोक्लिनिक, दोनों लिखा हुआ मिल सकता है जिस बुक में जैसा हो। तो इसका भी प्रिमिटिव है, और इसमें सब नॉट इक्वल टू, a इक्वल टू नॉट बी, थीटा नॉट इक्वल टू 120। 120 तो कुछ और है,
आंसर को। नाइन्टी डिग्री, 90 नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो गिन लिया जाए। देखो ये 1 2 3 4, 4 मेरे क्रिस्टल हो गए और 5 लैटिस हो गए ना, रेक्टेंगुलर में 2 2 आ गए हैं इसलिए। अब आगे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा 3D में, इन 3D। तो 3D में पहला है क्यूबिक। अब 3D की बात आ गई है तो क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा वही चीज़। अब इसमें हमारे एक FCC आता है, एक SC आता है और एक BCC आता है। फेस सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड। तो कंडीशन की बात करें, अब भले ही चाहे 3 हो अलग अलग, पर लेकिन कंडीशन तो सबकी सेम ही होगी। A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। ठीक, अब देखो ये अल्फा बीटा गामा को कहते हैं, इनका भी स्पेसिफिक नेम है, उसको भी 2 मिनट में चर्चा करते हैं। और FCC SCC BCC को लैटिस सिंबल ही मिलता है, उसको भी थोड़ी देर में देखते हैं कि उन लैटिस सिंबल्स क्या क्या होते हैं। अब नंबर सेकंड पे आता है हमारा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में आते हैं 2, SC और BCC। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक। इसमें A इक्वल टू B है एंड नॉट इक्वल टू C है, अल्फा इक्वल टू गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री है। ये कोई भी एक कंडीशन तो क्या ही पूछेगा क्वेश्चन में कि बता दो कि अगर मेरा टेट्रागोनल हो तो क्या कंडीशन है, या फिर उसके अंदर कितने लैटिस है ना, कितने हमारे स्पेस लैटिस है वो बताना होगा, नंबर कितने हैं, इस टाइप का पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करना है, इसके लिए बेटर है कि एक कागज पे लिख लो सारा, पेपर टाइम पे इजी रहेगा। नहीं तो ज़्यादा अमीरी है तो इसको प्रिंट आउट निकलवा दो कहीं से, किसी बुक का फोटो कॉपी वगैरह। ठीक, ये हो गया टेट्रागोनल। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक पे, क्योंकि इन पे अगर इन चीज़ों पे अगर MCQ बनाया तो बहुत सारे बन जाएंगे और फिर वो यूजलेस हो जाएंगे। ऑर्थोरोम्बिक में देखिए इसमें 4 है, SC BCC बेस सेंटर्ड और FCC। ठीक है, बेस सेंटर या कहीं कहीं एज सेंटर भी मिल सकता है। इसमें हमारा A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक बार मैं भले लिख लूँ पर एक बार बुक से मैच कर लेना। आगे बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक के बाद मोनोक्लिनिक। नंबर 4 मोनोक्लिनिक। देखो मोनोक्लिनिक में एक SC आ जाएगा एंड बेस सेंटर आ जाएगा, और इसमें है हमारा अल्फा नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, बट ये नॉट इक्वल टू गामा है। ठीक, अब आगे बात करते हैं ट्राइक्लिनिक की। ट्राइक्लिनिक इसमें एक ही है, SC, और इसमें A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिफ्थ के बाद 6 ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में भी SC है, इसमें A इक्वल टू B इक्वल टू C है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, बट ये सारे 90 डिग्री के बराबर नहीं है। चलो आगे देखते हैं, 7th लास्ट बचा, क्योंकि साथ ही तो हमारे क्रिस्टल थे, और ये है हेक्सागोनल। ये भी सिंपल है, सिंपल में इसको मिक्स कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें सब तरीके के मिल जाएंगे। जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें A इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C है, रेशियो भी होता है इनका A और C का, और वो भी यूनिक रेशियो होता है। ये भी जैसे एसओ पिल्लई की बुक देखोगे तो जो एसओ पिल्लई लिख देते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट की बुक है, तो हर चैप्टर खत्म होने के बाद MCQs दे रखे हैं, उनको बेटर देख लो एक बार तो अच्छा है। उसमें भी एक यही क्वेश्चन था कि A/C का रेशियो क्या होता है हेक्सागोनल में, शायद √8/3 होता है। तो यहाँ पे A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू
120 डिग्री। ठीक, तो सारे हो गए, ये 7 हमारे क्रिस्टल हो गए और 14 लैटिस हो गए। अब थोड़ा देख लेते हैं अल्फा बीटा एंगल कौन सा होता है। ये क्यूब है, अगर इसको एक्स कहें, वाई कहें, जेड कहें, तो ये हमारा ए बी सी, तो हमेशा ए के अपोजिट में ही होगा अल्फा, बी के अपोजिट में होगा बीटा एंड सी के अपोजिट में होगा गामा। इसको ध्यान करने का तरीका है। तो जो हमारे अल्फा बीटा गामा होते हैं, इनको हम लोग इंटर एक्सियल एंगल्स बोलते हैं, और एक नाम और है, इंटरफेशियल भी बोल सकते हैं, इंटरफेशियल एंगल्स। ठीक, ये हो गया। हाँ, एक चीज बताना कि लैटिस सिंबल के नाम बता देते हैं। जैसे ये लैटिस है हमारे, और यहाँ पे उनका सिंबल। तो अगर क्या कहते हैं, एक तो सिंपल क्यूबिक हो सकता है, एक बॉडी सेंटर हो सकता है, एक फेस सेंटर हो सकता है, और एक हमारा बेस वाला हमने देखा था, बेस सेंटर क्यूबिक। तो एससीसी को हम लोग कहते हैं जनरली पी से सिंबल दिखाते हैं, एंड बॉडी सेंटर को आई से दिखाते हैं, एफसीसी को हम लोग एफ से दिखाते हैं, और बेस को, बेस वाले को हम लोग सी से दिखाते हैं, सी से। ठीक, इसको प्रिमिटिव याद करके सिंपल याद कर लो, क्योंकि सिंपल हमारे सिंपल वाला हमेशा प्रिमिटिव होता है। अब इन पे चर्चा होगी तो फिर और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीसीसी। तो हम लोगों को एग्जांपल दे देगा ए बी सी डी, चूज करना होता है। अब इसके लिए भी तो इससे एग्जांपल याद ही करने पड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि उड़ के आएगा। तो इनको मतलब एक पेज पे लिख लेना सबके एग्जांपल, एससी के एग्जांपल, बीसीसी के, एफसीसी के, बेस सेंटर के, सबके एग्जांपल। बेस सेंटर वाला जनरली नहीं पूछेगा, यही 3 मेन है, इन्हीं से पूछेगा। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स मैं दे देती हूँ सबके, बाकी अपने आप सर्च कर लेना, क्योंकि तो उन पे है कि कौन सा दे दे। सबसे बात करते हैं डीसी। हाँ, एक डीसी भी इसमें जोड़ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड क्यूब। तो डायमंड क्यूब का अगर एग्जांपल देखें तो ये हमारा जर्मेनियम है, सिलिकॉन है एंड कार्बन है। तो क्वेश्चन जिसमें भी आएगा, चाहे डीसी पूछे, चाहे सिंपल क्यूब पूछे, डीसी मतलब डायमंड क्यूब, चाहे सिंपल क्यूब पूछे, चाहे बॉडी सेंटर क्यूब पूछे, या फेस सेंटर पूछे, या हेक्सागोनल का पूछे, सबका एग्जांपल याद करके डायरेक्ट टिक मारना ही है। अब डीसी के बाद अगर एससी की बात करें इसके एग्जांपल में, तो हमारा पोलोनियम है सबसे बेस्ट। फिर एससी के बाद बात करते हैं बीसीसी की, तो इसके एग्जांपल में सोडियम है, लिथियम है एंड क्रोमियम। एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में आ जाएगा हमारा एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एंड क्रोमियम। ठीक, लास्ट बचता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में हम लोग बात कर सकते हैं मैग्नीशियम, जिंक एंड कैल्शियम। ठीक, ये तो हो गया इतना, इन सब के एग्जांपल्स। और क्वेश्चंस जो पूछेगा जनरली यही पूछ सकते हैं। देखो, एक क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछता है, जैसे वो पूछता है कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। ठीक है, वो पूछेगा प्रिमिटिव सेल का और हम लोग लगाएंगे यूनिट सेल का। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है अगर देखें इसको तो। मैं बता देती हूँ सबके। देखो, अगर मैं एससी में बात करूँ तो हमारा जो यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब। सेम ही बीसीसी में भी है ए क्यूब, और ये एफसीसी में भी है ए क्यूब।
बट जब प्रिमिटिव सेल की बात करते हैं तो वॉल्यूम इतना नहीं रहता। देखो एससी में तो वॉल्यूम एक क्यूब ही रहता है, और अगर बीसीसी में बात करें तो वॉल्यूम मेरा जाता है ए क्यूब बाई इसका हाफ हो जाता है। और अगर हम एफसीसी में बात करें तो जो एफसीसी में मेरा वॉल्यूम हो जाएगा इसका अप्रॉक्स आएगा, इसका 4 टाइम हो जाता है, हाँ ए क्यूब बाई 4 हो जाता है। तो इसको याद कर लेना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछेगा प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम, आप लगाएंगे यूनिट सेल का, क्योंकि जनरली हम लोग यही याद करते हैं बीसीसी में इन सबका। और दूसरा इन सबका नंबर ऑफ एटम पूछ सकता है पर वॉल्यूम में, नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस, एटॉमिक रेडियस, पैकिंग फ्रैक्शन, ये सब चीजें। पैकिंग फ्रैक्शन वाला ज्यादा चांसेस किया जाए, पैकिंग फ्रैक्शन एंड नियरेस्ट नेबर। और अगर इसको थोड़ा टफ भी बनाना होगा तो नियरेस्ट नेबर में डायरेक्ट कैसे कर देगा कि सेकंड नियरेस्ट नेबर। तो बुक से सर्च मार के सारा एक जगह लिख लो, अच्छा है। पैकिंग फ्रैक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये पूरी ही टेबल देख लेते हैं, चलो बनाते हैं टेबल। प्रॉपर्टीज, डायमंड हो गया, एससी, बीसीसी, एफसीसी, हेक्सागोन। तो देखो पहले बात वॉल्यूम की करते हैं, इसका वॉल्यूम ए क्यूब, इसका वॉल्यूम ए क्यूब, इसका ए क्यूब, इसका भी ए क्यूब, बस हेक्सागोनल का चेंज होता है 3/2 √3 ए स्क्वायर सी, या इसी को लिख सकते हैं 3 √2 ए क्यूब। ठीक, ये तो वॉल्यूम हो गया हमारा। अब बात करते हैं एन इफेक्टिव की। एन इफेक्टिव मतलब कि नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल। इसमें 8 है, इसमें 1 है, 2 है, 4 है, 6 है। देखो बेस्ट याद करने का तरीका क्या है, ऐसे याद कर लो 1 2 4 6 8। क्या करना है, जनरली हम लोग सबसे पहले एससी पढ़ते हैं, फिर हम लोग बीसीसी पढ़ते हैं, फिर हम एफसीसी पढ़ते हैं, फिर हम हेक्सागोनल पढ़ते हैं, फिर हम डीसी पढ़ते हैं। मैंने इसमें पहले लिख दिया है, अपने कॉपी में चाहे बाद में लिख देना, तो याद करने का बहुत आसान तरीका हो जाएगा 1 2 4 6 8, 2 के मल्टीपल में। अब अगर कह दे कि पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम से जस्ट डिवाइड कर दो उसको, मतलब 8/a³ कर देना, 1/a³, 2/a³, 4/a³, 6/3 √2 a³ कर देना, अगर पर यूनिट वॉल्यूम पूछ ले। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें 4 आइटम्स होते हैं, इसमें 6 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 12 होते हैं, इसमें 12 होते हैं। तो ये सब कहाँ से आते हैं, इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा। फिर नियरेस्ट नेबर की बात आती है, और वैसे भी अब तो अच्छा है कि एक जगह पे सब कुछ लिख के रख लो, टिक टिक मार लो। तो नियरेस्ट नेबर की बात करें, ये नियरेस्ट है पास वाला सबसे, तो ये हमारा दूरी होता है a/√3/4, और नियरेस्ट नेबर मतलब 2r की डिस्टेंस है, ठीक है, 2r इक्वल टू इतना। कभी भी इक्वेट करना हो 2r को इसके बराबर कर दो, यहाँ से r का वैल्यू निकाल लो अगर r का वैल्यू पूछे। आगे कर देंगे यहाँ पे a, ये हो जाएगा हमारे a√3/2, a√2/2 एंड ये a डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस निकालना आसान है, 2r से इक्वेट कर दो और r की वैल्यू निकाल देना, मतलब सबको 2r के बराबर कर देना, तो यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा a√3/8 है ना। ऐसे सबका एक कॉलम और बना के लिख लीजिएगा आपको। नियरेस्ट एटम के बाद एटॉमिक रेडियस हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन देखो, पैकिंग फ्रैक्शन इसका होता है 34%, परसेंट में बात करूँगी, और अगर फ्रैक्शन में बात होगी तो 0.34, एंड इसकी बात करेंगे तो ये 52 होता है, और हमारा बॉडी सेंटर 68 होता है, ये 74 होता है, एंड ये 74 होता है। ये भी देखो ये एफसीसी है ना 74। अगर देखा जाए तो जो हमारा डायमंड होता है, डायमंड का है ना ये डीसी, डायमंड भी हमारा एक एफसीसी ही क्रिस्टल होता है, बट इसकी जो होती है ना वो 34 आती है। इतनी कम क्यों आती है, जबकि एफसीसी में हमने देखा है कि 74% आनी चाहिए। तो इसका भी रीजन है कि जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं इस टाइप में, तो सारे तो हमारे कॉर्नर्स पर रहते ही हैं, और हमारे हर फेस पे भी रहेगा।
अब क्या होता है कि ना ये थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ, पता चलेगा कि हर वॉइड पे मतलब एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है और हर टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर पे हम लोग एक दूसरा कार्बन एटम रखते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा लूजली पैक हो जाता है। अगर परसेंटेज का 34 कम है ना, 34% का मतलब कम है, मतलब इसकी पैकिंग फ्रैक्शन अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है तो ये लूजली है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है डायरेक्ट, वो 34 भी नहीं पूछेगा, वो सीधे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लूजली पैक्ड। तो हमको एग्जांपल दे देगा एफसीसी, बीसीसी, सीबीसी, डीसी एंड एससी। तो जस्ट डीसी हमको टिक करना है। तो या इसी में क्वेश्चन और बना सकता है, लाइन वाइज से पूछेगा कि किसका कितना ज़्यादा है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा कि डीसी का ज़्यादा है, बीसीसी से, बीसीसी का ज़्यादा है, एससी से इसका ज़्यादा है, एफसीसी से, इस टाइप में दे देगा, या जस्ट उल्टा। तो जो इसका करेक्ट सीक्वेंस है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा अपने आप बना के, हमको आंसर बताना होगा। तो इसका जो करेक्ट है आंसर पैकिंग फ्रैक्शन में देखा जाए तो डायमंड क्यूबिक का सबसे कम है, तो लेस। और उसके बाद फिर देखते हैं तो सिंपल क्यूबिक का है। इसके बाद फिर देखते हैं बीसीसी का है, तो बीसीसी से इसका कम एफसीसी से, और एफसीसी का इक्वल है हमारा हेक्सागोनल से, है ना। देखिए डीसी का हमने देखा है कितना, 34, एससी का है मेरा 52, परसेंटेज में है, नहीं तो कोई कहते कि फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन 3.4 इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से डिवाइड करके, मतलब दोनों दे सकता है। क्वेश्चन में चाहे इतना दे दे तो ऊपर फ्रैक्शन लिख देगा, परसेंटेज लिख दे तो इसमें दे देगा। अब बीसीसी देखा था हमने 68% है, एफसीसी देखा था 74% है, और हेक्सागोनल है 74%। अब देखो अगर इसको घुमाना होगा ना तो ऐसे घुमा सकते हैं, ये इसकी जगह पे पैकिंग फंक्शन की जगह पे क्या देगा कि कितना वॉइड है, वॉइड मतलब खाली जगह, वॉइड मतलब खाली जगह। तो वो ये ना पूछ के हमसे पूछेगा कि डीसी में कितना वॉइड स्पेस है, एससी में कितना वॉइड स्पेस है, बीसी में कितना वॉइड स्पेस है, तो कुछ नहीं करना, बस 100 से इसको घटा देना, इसको भी 100 से माइनस कर देना, तो वो हम लोगों को हमारे वॉइड स्पेस होगा। तो एक कॉलम ये बना के नीचे एक कॉलम ये भी बना देना कि वॉइड किसमें कितने हैं, सबको घटा घटा के। और अगर और कॉम्प्लिकेट बनाना होगा तो क्या कर सकते हैं, हमसे जनरली देखो हर जगह पे यही पूछा जाता है कि पैकिंग फ्रैक्शन डीसी एससीसी का जो रिलेशन है वो क्या है, पर अगर उसको घुमाना होगा तो वो कह देगा कि डीसी एससी एफसीसी, डीसी को वो डीसी कॉमिक्स में समझ लेना, ये एमसीयू की बात नहीं होगी। तो ये पूछ लेगा कि डीसी एससी बीसीसी एफसीसी में वॉइड स्पेस का रिलेशन बता दो, तो वॉइड स्पेस में जस्ट का रिवर्स हो जाएगा भाई, जिसमें जितना कम पैकिंग फ्रैक्शन है उसका वॉइड स्पेस मतलब खाली स्थान, मतलब मतलब जो बर्बाद हो गया वो स्थान ज्यादा हो गया, और डीसी सही में बर्बाद भी है। तो ये हो जाएगा इतना, ठीक। मेरे ख्याल से समझ रहे हो कैसे घुमा सकता है क्वेश्चंस में, और कहाँ से घुमाएगा क्वेश्चंस में। ये सब तो लगभग बहुत इजी इजी टाइप के ही थे। थोड़ा बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल लैटिस पे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। रेसिप्रोकल लैटिस, तो देखो रेसिप्रोकल लैटिस कुछ नहीं है, ये हमारे लैटिस होते हैं इनके स्पेस, जैसे हमने पढ़ा है, इसे जो हम लोग नॉर्मली अभी तक पढ़ते हैं वो हमारा होता है डायरेक्ट लैटिस, और डायरेक्ट लैटिस होता है हमारा जो कि हम पोजीशन स्पेस में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग इन्हीं मतलब असल में ना डायरेक्ट लैटिस को जब हम लोग केस में पढ़ते हैं उसको रेसिप्रोकल लैटिस कहते हैं, और इसका तो पूरा थ्योरी अलग ही है, थ्योरी डिस्कस नहीं करना, बस क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे उसी को डिस्कस करना है। तो इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि अगर, क्योंकि एक क्वेश्चन भी देखा होगा हमारे आंसर में ही है, तो उसमें हमको प्रिमिटिव लेंथ दे दी गई है और कहा है कि इसका रेसिप्रोकल लैटिस निकालो, तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला आना चाहिए तभी निकाल पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन जनरली किस टाइप का होगा, क्वेश्चन आ सकता है ये ऐसा भी कह देगा कि जो हमारा डायरेक्ट यूनिट सेल है, मतलब डायरेक्ट यूनिट सेल का मतलब कि जो पोजीशन स्पेस में हो, पेन चेंज कर लेते हैं,
क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे हमको डायरेक्ट लैटिस सेल के प्रिमिटिव लेंथ दे देगा, प्रिमिटिव लेंथ दे देगा और फिर कहेगा व्हाट इज प्रिमिटिव लेंथ, हम लोग डायरेक्ट नहीं तो कहेगा व्हाट इज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। इसको वैसे प्रिमिटिव लेंथ की जगह पर ना प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स बोलते तो ज्यादा अच्छा है, मतलब प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर है ना। तो डायरेक्ट लैटिस सेल के हमको प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर देगा और पूछेगा कि रेसिप्रोकल में, ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स क्या होंगे हमारे, देख लेते हैं पहले फॉर्मूला फिर एक एग्जांपल। तो जैसे हमको ए बी सी जो है ये है मेरे डायरेक्ट लैटिस वेक्टर, एंड ए स्टार बी स्टार सी स्टार हमारे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। तो क्वेश्चन में देगा एबीसी की वैल्यू, पूछेगा ए स्टार बी स्टार सी स्टार या एस्टेरिक साइन, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी स्टेरिक। तो देखो उसको निकालेंगे कैसे। जो ए स्टार होता है उसका मतलब है सिग्मा 100, ये बराबर होगा बी क्रॉस सी बाई ए इंटू बी क्रॉस सी। बी स्टेरिक की बात करें तो ये हो जाएगा मेरा सिग्मा 010, ठीक है, ये हो जाएगा सी क्रॉस ए बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। सी स्टेरिक की बात करें तो ये हो जाएगा सिग्मा 001 इक्वल टू बी सी सी ए बी ए क्रॉस बी बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। तो नॉर्मली करना कुछ नहीं, ए बी सी की वैल्यू रहेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देना, बट आगे इन सब पे 2 पाई भी ऐड कर देना सब में, ठीक है, मुझे छूट गया, 2 पाई सब में ऐड कर देना, ठीक है। फॉर्मूले से जनरली निकालेंगे तो देखना इतना ही रिलेशन आएगा, फॉर्मूले से निकालेंगे तो ये इतना ही रिलेशन आएगा, इतना ही बस। पर क्योंकि ये होता है कि जब हम लोग इधर से इसमें कन्वर्जन करते हैं पोजीशन से इसमें के मतलब कि वेव वेक्टर में जब हम लोग के स्पेस में जाते हैं तो 2 पाई का फैक्टर ऐड हो जाता है, तो इसलिए इधर जाना होगा तो 2 पाई सब में ऐड कर लेना बस। तो जनरली एबीसी की कुछ भी वैल्यू दे देगा, ए दे देगा 1i प्लस 2j प्लस 3k फॉर सिंप्लिसिटी, ऐसे बी भी दे देगा कुछ, सी भी दे देगा कुछ। नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वॉल्यूम निकालना है, इसका मतलब डायरेक्ट वॉल्यूम ही होता है ना, वॉल्यूम मतलब बॉक्स एबीसी, बॉक्स एबीसी मतलब डिटर्मिनेंट ले लेना है बस, और कुछ नहीं, आ जाएगी वैल्यू इस तरीके से सारी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक जगह लिख लो क्योंकि डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ सकता है, और एक अनसॉल्व में भी क्वेश्चन है उसको भी चेक कर लेना, क्या पता वही क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट कर दे तो डायरेक्ट आंसर मार देंगे हम लोग। हाँ, अब इसमें बात करनी है, तो मतलब ये इम्पोर्टेंट, इसको लिख लो कि जो डायरेक्ट लैटिस होते हैं, ठीक है, वो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएंगे और साइड का, ठीक। तो बात करते हैं डायरेक्ट लैटिस में से सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक रेसिप्रोकल लैटिस में भी सिंपल क्यूबिक ही होती है, बस साइड चेंज होती है इसकी, हो जाती है 2 पाई बाई ए। अब डायरेक्ट लैटिस के बाद हम बात करते हैं बीसीसी की। तो बीसीसी रेसिप्रोकल लैटिस में जाके हो जाती है एफसीसी, ठीक, और इसकी साइड हो जाती है 4 पाई बाई ए। अभी समझा रही हूँ क्या साइड कैसे चेंज हो रहा है। अब डायरेक्ट लैटिस अगर मेरा एफसीसी है तो रेसिप्रोकल लैटिस में जाके बीसीसी बन जाएगा, और इसका भी सेम है 4 पाई बाई ए है। अब देखो क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा
कि बताओ तुम्हारा जो बीसीसी है वो रेसिप्रोकल रेडियस में क्या होगा, तो हमको डायरेक्ट कह देना कि वो एफसीसी हो जाएगा। पूछे एफसीसी क्या है तो कह देना बीसीसी, इससे ज्यादा कोई पूछता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या पूछ लेगा, हेक्सागोनल पूछ लेगा। तो हेक्सागोनल हेक्सागोनल ही होता है रेसिप्रोकल में। ठीक, अब उसकी साइड क्या होती है मुझे पता नहीं, और ये भी मैं कंफर्म नहीं हुई होता है कि नहीं, क्योंकि मैंने एक नोट में पढ़ा है, किसी बुक में भी मैंने देखा नहीं है। पढ़ा था तो मैंने इसमें बस लिख दिया, वैसे लिखना नहीं चाहिए था जब कंफर्म नहीं है तो ठीक है। अब तो क्वेश्चन पूछ देगा कि बीसीसी का क्या है, हम कह देंगे एफसीसी का, फिर पूछेगा कि साइड कितना है। ठीक है, तो हम बता देंगे 4 पाई बाई ए। पर ये कब है, ये ध्यान रखना है कि ये साइड ए तुम्हारी एफसीसी में साइड ए है, क्योंकि अगर एफसीसी में साइड वो 2a दे देगा तो हमारी साइड बदल जाएगी। मैं इसको करके दिखाती हूँ। इसे देखो, ये जैसे सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक में ये सिंपल क्यूबिक है, ये हमारा है मतलब डायरेक्ट लैटिस में। तो हर एटम सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर्स पे होते हैं, एज यूजुअल कॉर्नर्स पे ही रहेंगे एटम्स। और ये जो हमारी लेंथ होती है ए होती है। अगर क्वेश्चन में दे देगा ये ए ना होके 2a है, फिर पूछेगा कि बताओ हमारा जो साइड हो जाएगा वो डायरेक्ट लैटिस में क्या हो जाएगा, सॉरी डायरेक्ट नहीं रेसिप्रोकल में। तो देखो रेसिप्रोकल में ये हमारा फिर से सिंपल क्यूबिक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसमें भी हमारा सिंपल क्यूबिक ही रहेगा, बस उसकी साइड चेंज आएगी। जो ये वाली साइड है, ये साइड हो जाएगी 2 पाई बाई ए। ठीक, पर यहाँ पे अब ए मेरा ए ना होके 2a है, तो इसको कर देंगे 2 पाई बाई 2a। ऐसे 2 से 2 गया और आंसर हो जाएगा पाई बाई ए। ठीक है, अब हम लोग हर बड़ी में क्या कर देंगे, 2 पाई बाई ए कर देंगे, पर लेकिन उसने साइड को चेंज कर दिया तो हमारा एक क्वेश्चन भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। ऐसे सेम एफसीसी में भी कर सकता है ना, कह देगा कि एफसीसी में भाई मेरा चलो 2a है, सेम क्वेश्चन। तो अब बताओ रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगी लेंथ, लेंथ मतलब बीसीसी की ही लेंथ पूछेगा, क्योंकि वो चेंज तो बीसीसी में ही होगा ना। तो तब मेरी जो लेंथ हो जाएगी इसकी, वो थोड़ी इस टाइप में जाएगी 4 पाई बाई ए। का मतलब यहाँ पे फिट करना होगा 2a। अब क्योंकि जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, फॉर्मूला डिराइव हमने किया है इसको, इसका लेंथ ए मान के, जब ए मान के किया है तो इसलिए वहां पे ए आया है, पर क्वेश्चन में घुमा के 2a 3a 4a जो मन करे उसका वो वाला ए दे देगा। तो यहाँ पे 2a जैसे मैं पुट करूंगी 4 पाई बाई 2a, टू टू, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई ए। अब देखेंगे 2 पाई बाई ए, ऑप्शन में ये भी रहेगा और ऑप्शन में 4 पाई बाई ए भी रहेगा। और हम लोग क्या सोचेंगे कि ये वाला तो भाई मेरा एससी का है, यही होगा बीसीसी में, तो हम इसको टिक मार देंगे। तो ये सब गलती ना हो, तो इसको देखते रहना ऐसे। अब थोड़ी बात कर लेते हैं ब्रैग्स लॉ की, जहाँ तक इसमें इतना ही है कुछ, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है रेसिप्रोकल में। तो देखो अगर टॉपिक्स की बात करें, अभी क्या क्या बचा है इसमें। ब्रैग्स लॉ बचा है, अब देखो ब्रैग्स लॉ बचा है तो एक्सआरडी की भी बात करेंगे, एक्स-रे डिफ्रैक्शन। तो क्योंकि भले ही एमसीक्यू है, बोला गया है कि सिलेबस से है, बट मे बी आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चंस अगर कुछ किसी ने बाहर से पुटअप किए, एक्सटर्नल पेपर आ गया, तब कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए एक्सआरडी पे भी क्वेश्चन देख लेंगे। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस कंसेप्ट ही उसका जानना है। है ना, तो ब्रैग्स लॉ और एक्सआरडी दोनों साथ में जाएगा। इसके बाद बैंड थ्योरी से पहले स्पेसिफिक हीट वाला टॉपिक सिलेबस से हट गया एकदम, या अब सिलेबस से इसको हटा दिया गया, पर लेकिन इसको भी देख लिया जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, पढ़ना तो है नहीं, बस इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने हैं, उनको रट लेना, तो ये भी सही रहेगा, देख लेना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा देख के चलो वही सही है। अब पेपर के टाइम पर होने से तो अच्छा है कि पहले से तैयारी करके रखो। स्पेसिफिक हीट वाला हो गया, और फिर बैंड थ्योरी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हमारा ब्रॉस थ्योरम से और कैनी पेनी मॉडल से। ठीक है, दोनों से क्वेश्चन मिल सकते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ। क्वेश्चन में ग्राफ दे देगा और आंसर बताना होगा। और ब्लॉस थ्योरम से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसका एक फंक्शन होता है यू के ए प्लस एक्स प्लस ए, करो एक्स प्लस ए इक्वल टू यू के एक्स होता है, मतलब ये पीरियोडिक होता है। तो क्वेश्चन में क्या करता है, जनरली वो साई के फंक्शन दे देता है, साई इन द सेंस कोई वेव फंक्शन दे देगा,
और कहेगा कि बताओ ये ब्रॉस थ्योरम को अप्लीकेबल है कि नहीं है, और ये भी बता देगा जो मेरा क्रिस्टल है वो ए दूरी पे रिपीटिशन पे है, मतलब इसका पीरियड ए है, तो इसको मुझे चेक करना पड़ेगा कि इस टाइप का कंडीशन होल्ड करता है कि नहीं। इसका एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, वो CSIR नेट का है, पर लेकिन कर लो तो अच्छा है, टफ है नहीं ना, एकदम ईजी है ना, इसलिए ये हो गया। और इसमें क्या बचता है, हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डिस्पर्जन रिलेशंस, डिस्पर्जन रिलेशन, ये आएगा हमारा लैटिस वाइब्रेशन में। मतलब अभी तक तो जो क्वेश्चन देखे थे वो तो बेसिक्स थे, पर लेकिन क्योंकि अब शुरुआत के टॉपिक्स में वही आते हैं तो वही करवाना पड़ गया। तो डिस्पर्जन रिलेशन जो है वो सारे लैटिस वाइब्रेशन के हैं। इसमें आएगा 1D मोनो एटॉमिक, तो इसमें देखते हैं हम लोग एक ही ब्रांच बनती है। फिर बात आती है 2D, नहीं नहीं 1D रहेगा, बस डाई एटॉमिक हो जाएगा, डाई एटॉमिक। इसमें इसमें 2 बैंड आएंगे, देखेंगे हम लोग, 2 बैंड की बात होगी, ऑप्टिकल एंड ऑपस्टिकल, तो इन्हीं की बात होगी। तो और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, इसके मोस्ट प्रोबेबल चांस है, जो मेरे को जो पर्सनली लगता है बायना है वो अलग बात है। तो इसमें क्या हो सकता है कि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे ग्राफ्स हैं और सारे बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं। और डिस्पर्जन रिलेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, डिस्पर्जन का सिंपल मतलब होता है हमारा ओमेगा और के बीच में रिलेशन, ओमेगा एंड के रिलेशन जहां दिख जाए, जिस इक्वेशन में दिख जाए, तो उसको हम लोग डिस्पर्जन रिलेशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाला तो खुद ही बहुत टाइम ले लेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट शायद यही है। हाँ, और इतना हो गया। एक टॉपिक तो अभी, एक टॉपिक और भी छूटा हुआ है, डी वाला, डी इक्वल टू 1/h कट स्क्वायर, ये इस टाइप का रूट में रहता है, के स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई, ये वाला रिलेशन देखना होगा अभी, अच्छे से लिख देते हैं, डी एच के एल इक्वल टू 1/h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे एच के एल मिलर इंडिसेस हैं, इनको भी डिस्कस करना है कि मिलर इंडिसेस क्या होती हैं। और मिलर इंडिसेस भी कोई क्वेश्चन दे देगा आपको, एक मिलर इंडिसेस दे देगा, कहेगा कि एक स्पेन को डिफाइन करता है, ठीक, इस पे हो जाएगा। और जो डी है ये हमारा इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस है। वैसे भी इस पूरे की चर्चा ना, ये वाला जो इक्वेशन है और जो मिलर इंडिसेस हैं, इन सब की चर्चा ब्रैग्स लॉ से पहले होगी। ये ब्रैग्स लॉ में DSKL का यूज है, और जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे अनसॉल्व में तो क्वेश्चंस नहीं है, पर IIT JEM में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ब्रैग्स लॉ का जो इक्वेशन होता है मैं बता देती हूँ, जैसे ब्रैग्स लॉ का होता है 2D साइन थीटा, या साइन थीटा भी कर दो क्योंकि ब्रैग्स एंगल होता है, ये इक्वल टू होता है n लैम्डा। और ये डी कुछ नहीं है, यही वाला डी है, DHKL वाला इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में देगा HKL की वैल्यू देगा, और हमको वेवलेंथ दे देगा, ऑर्डर दे देगा, और कहेगा कि थीटा फाइंड आउट करो, या कुछ भी जैसे चाहे थीटा दे दे, कहेगा कि ऑर्डर फाइंड आउट करो, लैम्डा फाइंड आउट। तो DHKL की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेगी और फिर इसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ऐसे जनरली क्वेश्चन जैम में आते हैं, IIT जैम में, इसमें भी क्या पता दे दी। तो ये भी है, कुछ क्वेश्चन के देख लेंगे। और यही सब है लगभग, बाकी थोड़ा थोड़ा अगर सब, हाँ, वॉल्यूम ऑफ लैटिस जो था हम लोगों का, उस पर भी बात कर सकते हैं, डेंसिटी पे, मतलब एक रिलेशन नहीं होता है A इक्वल टू MA बाई NA रो, इस पर भी बात कर सकते हैं, 1/3 होता है ना। रिलेशन बिटवीन लैटिस पैरामीटर एंड मास डेंसिटी, ये हमारा लैटिस पैरामीटर है, और ये हमारी रो जो है मास डेंसिटी है। तो क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो के 1/3 पे, कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/रो 1/3 के, ऐसे बहुत से रिलेशन देगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है रो पे बस, कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रो बाई हाफ पे, तो हमको उसको टिक करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं सब, क्योंकि किसी में भी रिलेशन आ सकता है कि किस पे कैसे डिपेंड कर रहा है,
अभी जितना मैंने पढ़ा है उसमें तो इस टाइप का कुछ आया ही नहीं तो फिर बाकी मैं करवाती, क्योंकि अभी XRD में देखेंगे उसमें भी बहुत सही है, मतलब आएगा इस टाइप का क्वेश्चन रिलेशन के। और एक डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक, इसमें भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट में हमको बताना होता है जो मेरी डेंसिटी ऑफ स्टेट होती है ई का फंक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई की पावर, कितना पावर होता है तो ये होता है d/2 पे। अब डी डिपेंड करेगा कि हमारा क्या है, डेंसिटी है ना तो माइनस में कर दो, हाँ, जब n होता है तब e की पावर d/2 होता है। ठीक है, इसको भी देखेंगे, इसका भी क्वेश्चन आएगा तो इसको भी देखना है। तो जहाँ पे d होती है, डायमेंशन होता है, कितना डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। ठीक, कुछ क्वेश्चन CSIR नेट के डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल जो हमारे सिलेबस की ना CSIR नेट से ही मैच करेगा, जो इधर का पूरा बैंड थ्योरी जितना इधर साइड का है, क्योंकि IIT जैम वाला जिसको भी पढ़ना हो ना, IIT जैम के लिए यहाँ बात ही नहीं हो रही है, ये यहाँ पे बात हो रही है हमारे MCQ की। तो MCQ में IIT जैम में जो कवर करेगा वो सिर्फ क्रिस्टलोग्राफी कवर करेगा, क्रिस्टलोग्राफी। और क्रिस्टलोग्राफी के बाद जो आगे के चैप्टर्स है, जैसे बैंड थ्योरी वाला चैप्टर हो गया, लैटिस वाइब्रेशन वाला चैप्टर हो गया, स्पेसिफिक हीट वाला हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक हीट में ही डेंसिटी ऑफ स्टेट भी इसी में आता है जहाँ से। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये सारे CSIR नेट में ही मिलेंगे इसके क्वेश्चंस, इसलिए मैं प्रीफर करूँगी दोनों मिक्सअप पढ़ना क्वेश्चंस के लिए और थोड़ा अच्छे से। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।